यस डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किए गए दो साइंटिस्ट के द्वारा, जिनके नाम थे फैराडे एंड हेनरी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उनमें से 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। तो पहला एक्सपेरिमेंट है नंबर 1, करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। Experiments by Faraday and Henry। इन दो साइंटिस्टों ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो पहला एक्सपेरिमेंट है उनमें से करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कुछ इस तरह का है। ये कॉइल है यहाँ पे, ये इसका दूसरा टर्न, ये इसका तीसरा टर्न। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं, तो इस तरह से इसमें पास होंगी, जिससे बाहर को जाएंगी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पार होंगी। जैसे ही हम मैग्नेट को मूव कराते हुए लाएंगे, तो मूव कराने में हमें लगाना पड़ेगा फोर्स। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें लगाना पड़ेगा फोर्स, और फोर्स लगाने से हम करेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। तो हमें इस मैग्नेट को मूव कराने में कुछ वर्क करना पड़ रहा है, और वर्क करने में हमें लगानी पड़ रही है एनर्जी। एनर्जी खर्च करेंगे तभी वर्क होगा। तो वो एनर्जी यहाँ हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिलने वाली है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यही कहता है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय या जनरेट नहीं कर सकते हम, केवल उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे द्वारा खर्च की गई एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिलने वाली है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट के रूप में हमें मिलने वाली है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या हो? अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो इसकी मोशन को अपोज करेगी। इसकी मोशन को अपोज करने में ही तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ी है। अगर ये अपोज ना करती, अट्रैक्ट करती, तो हमें क्या फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती? ये तो अट्रैक्ट कर लेती है अपने आप, हमें फिर वर्क ना करना पड़ता। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि ये कोयल इस तरह से अपने अंदर करंट जनरेट करेगी कि इस मैग्नेट की मोशन का अपोज करेगी। और नॉर्थ पोल को अपोज कर सकता है सामने नॉर्थ पोल ही। तो अगर मैं इस कोयल में सामने से करंट देखूं, तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो इधर से नॉर्थ पोल बन जाए, और उसके लिए क्या होना चाहिए? करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए नॉर्थ पोल को अपनी ओर आता हुआ देख के इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगी सामने से देखने पे, ताकि ये भी नॉर्थ पोल हो जाए और इसको अपोज करे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, ठीक है। अब अगर इसको दूर ले जाएं, मैग्नेट को कोयल से दूर ले जाएं, तो इसमें फिर फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो फिर इसमें करंट जनरेट होगी, और उस करंट की टेंडेंसी हमेशा ऐसी होगी कि वो इसका फिर अपोज करेगी। यानी अब ये दूर जाने का भी उसको विरोध करेगी। अपनी ओर आने का विरोध कर रही थी, तो नॉर्थ पोल जनरेट किया, रिपल्शन किया। जब नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, यानी अब जाने का भी विरोध करेगी, और नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचेगा कोई साउथ पोल ही। इसलिए अब करंट की डायरेक्शन तुरंत रिवर्स हो जाएगी, यानी क्लॉकवाइज बन जाएगी। तो मैं अगर डायग्राम दोबारा बनाऊं, जानते हैं हम, सामने से देख रहे हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हुई तो वो साउथ
साउथ पोल बनता है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करेंगे, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो फिर भी चेंज होंगी। फ्लक्स चेंज होगा तभी तो इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी। तो ये बात मैं समझता हूँ क्लियर होगी। तो जो भी पोल कोयल की तरफ को मूव करेगा, कोयल भी सामने की साइड में वही पोल जनरेट कर लेगी, और जो पोल उससे दूर जा रहा होगा उसका अपोजिट पोल अपने फ्रंट साइड पे जनरेट कर लेगी, ताकि उसकी मोशन को वो एनी हाउ अपोज कर सके। ठीक है, तो पहला पोल as soon as the magnet stops, the current induced in the coil becomes zero, because the magnetic flux stops changing। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाता है और करंट जीरो हो जाती है। यही सेम केस साउथ पोल में भी होगा। अगर साउथ पोल मैग्नेट की तरफ को आ रहा होगा तो सामने भी ये साउथ पोल जनरेट कर लेगी, जिसके लिए करंट क्लॉकवाइज बन जाएगी, और साउथ पोल दूर जाएगा तो करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। एक तो एक्सपेरिमेंट ये था कि मैग्नेट के साथ। दूसरा करते हैं, करंट जनरेटेड बाय करंट। अब मैग्नेट से तो करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके हमने की थी, लेकिन यहाँ तो करंट से करंट जनरेट हो रही है। तो ये करंट वो कॉन्सेप्ट है जो ओर्स्टेड ने दिया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट है जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को दूसरी कोयल से लिंक करके हम दूसरी कोयल में करंट जनरेट करेंगे, और वही बाय इंडक्शन, यानी टच नहीं करने देंगे। तो दो कोयल बनाते हैं इसमें। काम हम एक कोयल से करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है बिल्कुल। तो ये ओर्स्टेड के अकॉर्डिंग है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड को इस कोयल से लिंक किया। इसमें हमने कोई सेल नहीं जोड़ रखी है, देख लेंगे ध्यान से। हाँ, यहाँ पे एमीटर हमने जोड़ दिया, यहाँ पर एमीटर जोड़ दिया। अब क्या करते हैं कि इस कोयल को आगे पीछे करते हैं। जब इस कोयल को आगे पीछे करेंगे तो इससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी, और करंट की डायरेक्शन पे फिर विचार करना है कि अगर सामने नॉर्थ पोल है तो इसका ठीक सामने, अगर ये इसके नज़दीक आ रही है तो सामने ये भी नॉर्थ पोल जनरेट कर देगी, ताकि उसको अपोज कर सके। जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी नेचर ही अपोज करने की है, उसी कॉज को, उसी कारण को वो अपोज करेगी जिससे खुद जनरेट हुई है। तो सामने इसमें देखेंगे, इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज सामने से देखने में करंट जनरेट करेंगे इस तरह से। ये तो इधर से देखता हूँ तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, और इधर से देखता हूँ तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। तो दोनों नॉर्थ पोल आमने सामने होंगे अगर वो कोयल इसके नज़दीक आ रही होगी। सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो मैग्नेट वाले थे उसी तरह से हम लिख रहे हैं 1 2 3 करके। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देते हैं कि अगर हम इस कोयल को दूर ले जाते हैं तो फिर इसकी नेचर फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि
हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा साउथ पोल। आप भी अपनी कॉपी में डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे तो अपने हाथ से बनाने से ज़्यादा समझ में आएगा और एग्जाम में फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक हो गया। तो अगर ये धूप जा रही है तो नॉर्थ पोल का अपोजिट यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। जैसे ही ये इसकी मोशन रुकेगी तो तुरंत इसमें करंट जीरो हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट अपने आप लिखेंगे, व्हेन कॉइल C1 goes away, बस उसी तरह से then current in the coil C2 is reversed in order to oppose the motion of coil C1। ठीक है, that is in clockwise direction। थर्ड पॉइंट में वही लिखेंगे, the current in coil C2 lasts till the coil C1 is in motion, that is till the magnetic flux linked with C2 changes। As soon as coil C1 comes to rest, the current in coil C2 becomes zero। लिख लेंगे। थर्ड बिल्कुल इसका फोर्थ पार्ट इसका रिवर्स, केवल हम C1 में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, रिवर्स कर दें और इसकी तरफ लाएं तो फिर वही, अगर रिवर्स कर दी है तो ये साउथ पोल बनेगा और इसके नज़दीक लाएंगे तो ये भी साउथ पोल जनरेट करके उसके आने का अपोज करेगी। दूर ले जाएंगे तो ये साउथ पोल के अगेंस्ट यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट कर लेगी। ये सब बातें मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे और लिख लेंगे इनको। बिल्कुल जैसे मैग्नेट के केस में 5 केस लिखवाए, वे पाँचों के पाँचों केस बना के इस कोयल के केस में भी लिखेंगे। इसमें 2 मैंने बता दिए और बाकी अपने आप लिखेंगे, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, सब कर लेंगे। चलिए और मैं फिर और समझाऊंगा आगे। तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, करंट जनरेटेड बाय चेंजिंग करंट। यानी 2 कॉइल अब भी होंगी लेकिन किसी भी कॉइल को मूव नहीं कराएंगे। कि अभी तक तो ये था कि भाई मैग्नेट से करंट जनरेट की तो मैग्नेट को मूव किया था, मोशन करने से फ्लक्स चेंज हुआ। दोनों कॉइल ली तो एक कॉइल में जिसमें करंट पास की थी उसको मूव किया, चाहे दूसरी कॉइल को मूव कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। मैग्नेट के केस में भी मैग्नेट को स्टेशनरी रख लीजिए और कॉइल को मूव करा दीजिए, तो हमें तो फ्लक्स चेंज कराना है, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन करानी है। रिलेटिव मोशन होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। अब ये तीसरा केस जो है इसमें दोनों कॉइल आमने सामने होंगी, इस वाली में हम करंट चेंज करेंगे और दूसरी वाली को या इसको भी मूव नहीं करेंगे और फिर भी इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी। तो वो कैसे होगा? एक मेन कंसेप्ट क्या है, हमें फ्लक्स चेंज करना है बस। तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए इसमें हमने करंट जनरेट की, क्लॉकवाइज, सामने से देखना, हाँ सामने से देखना तो क्लॉकवाइज, यानी ये बनता है साउथ पोल। अब इसमें क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन तो हम करने को मना कर रहे हैं, तो इसमें करंट को चेंज करेंगे, करंट की स्ट्रेंथ को। यानी यहाँ पे मैं एरो का निशान ये शो करता है कि हमने करंट वेरी कर रही है, वहाँ पे चेंज कर रही है। तो जब इसमें वीक करंट होगी तो वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और इस कोयल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स की कम लाइनें पास होंगी। साउथ पोल है ये, तो ऐसे करनी पड़ेंगी मुझे लाइनें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल में एंटर करती है। और जैसे ही हम करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा, इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी तो इसका मतलब इसमें फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा। अगर बी चेंज हो रहा है, बी का फॉर्मूला क्या था, म्यू 0 एन आई। और जब आई करंट ये थी
अगर इसमें हम करंट चेंज करेंगे तो बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब बी की चेंज होगी तो बी और ए की प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो ये तीसरा एक्सपेरिमेंट था कि बाय चेंजिंग करंट। तो फर्स्ट केस में लेता हूं, व्हेन करंट, इसको C1 इसको C2 बोल लेता हूं कॉइल को, व्हेन करंट इन कॉइल C1 इंक्रीजेस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसकी मैग्नेट वाली मोशन का भी डायग्राम दे देता है कि नॉर्थ पोल इधर से आ रहा है, तो बताइए सामने जो कॉइल रखी हुई है इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। और अक्सर गलतियां होती हैं और कई तरह से क्वेश्चन चेंज होकर आता है। तो डिफरेंट टाइप से बुक्स में और दे रखे होंगे तो उनको भी देखेंगे। ये तो मैं ये समझो कि एक एग्जाम्पल किया है। तो व्हेन करंट इन कॉइल C1 इंक्रीजेस, जब इसमें करंट इंक्रीज होगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा और इसमें और ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा। जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ही करंट स्ट्रॉन्ग होती है। जिस तरह से मैग्नेट ला रहे थे, जितनी तेजी से लाएंगे ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें स्ट्रॉन्ग करंट जनरेट होगी। जो दूसरा कोयल का एक्सपेरिमेंट कराया था, उस कोयल को जितनी तेजी से लाएंगे उतना ही फ्लक्स तेजी से चेंज होगा, उतनी करंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ भी वही है, अगर इसमें हमने करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक कर देगी, इसमें ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज होने पे भी किस डायरेक्शन में होगी कि सामने वाले पोल को अपोज करेगी। करंट इंक्रीज होगी तब की बात कर रहा हूँ, इंक्रीज होने का अपोज करेगी। तो इंक्रीज होने का अपोज करने का मतलब है साउथ पोल के सामने साउथ पोल जनरेट होगा तभी उसको अपोज करेगा। तो सामने से देखने से इसमें करंट की डायरेक्शन हो जानी चाहिए क्लॉकवाइज। ये तब की बात कर रहा हूँ जब करंट इंक्रीज हो रही है। व्हेन करंट इन कॉइल C1 इंक्रीजेज, में भी क्लॉकवाइज ही हो जाएगी, क्योंकि सामने वाली करंट को उसको अपोज ही करना है और सामने वाला पोल साउथ पोल है तो ये भी साउथ पोल बनना चाहिए। ध्यान रहे मैं कह रहा हूँ जब करंट इंक्रीज हो रही थी तब। अब दूसरा केस, अगर ये करंट कॉइल C1 में डिक्रीज की जाए, जब डिक्रीज होगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ लिंक है वो भी डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होने का भी विरोध करेगी, उस करंट को घटने भी नहीं देगी, कोशिश करेगी घटने ना दे। और उस केस में जब इसमें डिक्रीज हो रही है तो इसमें अपोज करने का मतलब है कि उसको वो साउथ पोल है तो यहाँ नॉर्थ पोल बनाएगी। चलिए इसको मैं लिखता हूँ। सेकेंड केस, ऐसे याद रख लीजिए कि जब इंक्रीज हो रही थी तो क्लॉकवाइज थी, जब डिक्रीज होगी तो रिवर्स हो जाएगी। उसे तो इसका अपोज करना है, इंक्रीज होने का भी और डिक्रीज होने का भी। और अगर इसमें करंट स्टेशनरी हो जाए, ना घटना और बढ़ना बंद कर दे, तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा और इसमें इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे तीसरे एक्सपेरिमेंट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं थी, केवल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाली कोयल में करंट की स्ट्रेंथ को घटाया और बढ़ाया गया। जब स्ट्रेंथ बढ़ाई गई तो सामने वाली कोयल में भी करंट की डायरेक्शन वही थी जो इस वाली कोयल में थी, यानी कि इधर क्लॉकवाइज थी तो इधर भी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज। जब इंक्रीज होगी तब, जब डिक्रीज होगी तो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग है। पहला कि अगर ये दो कोयल जिसमें करंट पास हो रही है और ये दूसरे वाली कोयल जो स्टेशनरी है, इन दोनों को हम एक बोर्ड पे फिक्स कर दें और इनको किसी गाड़ी की छत पे रख के और गाड़ी को बहुत तेज दौड़ा दें। मान लीजिए कार पे रखे जा रहे हैं, मोशन में है दोनों, तो क्या इस कोयल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाएगी? क्योंकि ये तुमने पढ़ा है कि अगर इनकी मोशन है तो एक कोयल दूसरी कोयल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट कर देगी।
तो ये दोनों ही मोशन में है, कार की छत पे रखी हुई है, कार तेज उड़ रही है, तो क्या दूसरी कोयल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच की रिलेटिव मोशन तो नहीं है, जो दोनों के मोशन है उनसे इन दोनों के बीच के सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ये इसके नज़दीक आई ना ये इससे दूर गई, दोनों के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट बना हुआ है। इसलिए ड्यू टू नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू कोयल्स देयर मस्ट बी नो इंड्यूस्ड करंट इन दिस कोयल। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। दूसरा ये है कि अगर इस गाड़ी वाले एग्जाम्पल को हम दूसरी तरह से इस तरह से लें कि ये कोयल इसके चारों ओर घुमाई जाती है सर्किल पे, तो क्या इस केस में जब ये सर्कुलर पाथ पे घुमाएंगे इसके चारों ओर और दोनों को एक साथ, नहीं तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, दोनों को ही एक साथ ऐसे दोनों जैसे इस तरह से आमने सामने है ऐसे ही आमने सामने रहेगी, तो क्या इसमें इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगी? इसका आंसर भी रहेगा नहीं। रीजन वही कि सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए रेडियस तो चेंज नहीं हुई, आमने सामने इनके फेस आमने सामने रहेंगे ऐसे ही, देखिए जैसे मैं हाथ कर रहा हूँ, अब भी आमने सामने, अब भी आमने सामने, अब भी आमने सामने, तो इनके फेस भी चेंज नहीं होंगे। तो इनके बीच की रिलेटिव मोशन तो नहीं हुई सर्कुलर पाथ पे चलते हुए भी, तो फिर भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा और फिर भी कोई इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होगी। ऐसे और जो डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते रहेंगे तो समझेंगे उसको। अगर डेली लाइफ के एग्जाम्पल आप समझने लगे अपने आप, जैसे ही कोई एग्जाम्पल होता हुआ देखा और वहाँ अपना जो टॉपिक पढ़ रखा है वो उस पर अप्लाई करने लगे, तो समझ लीजिए आप फिजिक्स में सही लाइन पे चल रहे हैं और बहुत अच्छा आप फिजिक्स समझ लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।